नमस्कार, न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना पुत्रा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। अब देखिए, साल हाल ही में जहां सुशासन के मामले में हरियाणा को पहला स्थान हासिल हुआ तो वहीं अब कृषि व्यवसाय के लिए भी सर्वश्रेष्ठ राज्य के पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये पुरस्कार हरियाणा को 9 नवंबर को मिलेगा। वहीं हरियाणा की मनोहर सरकार जिस भावना के साथ साथ काम कर रही है, मनोहर सरकार के फैसले जो है वो लगातार देखने को मिल रहे हैं और हरियाणा के लिए खुशखबरी भी सामने आई है। अब कृषि के क्षेत्र में हरियाणा को सम्मानित किया जाएगा। स्पेशल रिपोर्ट देखिए। हरियाणा नित नई बुलंदियां छू रहा है। मनोहर सरकार के नेतृत्व में हर वर्ग के लिए जिस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं उनका असर भी देखने को मिल रहा है। हाल ही में हरियाणा सुशासन के मामले में पहले स्थान पर रहा। हरियाणा प्रदेश पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में बड़े राज्यों में शीर्ष पर रहा, जबकि बीते साल टॉप 5 में भी नहीं था। तो वहीं अब हरियाणा की झोली में एक और उपलब्धि आई है। भारतीय खाद्य और कृषि परिषद ने हरियाणा को एग्री बिजनेस के मामले में सर्वश्रेष्ठ पाया है। इस पुरस्कार का औपचारिक ऐलान 9 नवंबर को होगा। राज्य के सूचना विभाग के अनुसार ये पुरस्कार ICFA यानी कि भारतीय खाद्य और कृषि परिषद द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर भारत में शीर्ष निकाय है जो व्यापार नीति और विकास के एजेंडे पर काम कर रहा है और व्यापार सुविधा, साझेदारी, प्रौद्योगिकी और कृषि व्यवसाय सेवाओं के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में कार्य कर रहा है। भारतीय खाद्य और कृषि परिषद की तरफ से हरियाणा को एग्री बिजनेस के मामले में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कार औपचारिक रूप से 9 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले एक कार्यक्रम में प्रदान किया जाएगा। कृषि के क्षेत्र में मनोहर सरकार के काम। हरियाणा के किसान परिवारों को दिसंबर 2018 से शुरू प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रत्येक किसान परिवार को 6,000 रुपए वार्षिक सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। कृषि तथा किसान कल्याण विभाग द्वारा मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल संचालित किया जा रहा है। पोर्टल के तहत किसानों के भूमि रिकॉर्ड और फसल की खरीद और अन्य सरकारी लाभों के लिए बोई गई फसल का पंजीकरण और सत्यापन किया जाता है। राज्य में फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए और गिरते भूजल को ध्यान में रखते हुए मेरा पानी मेरी विरासत नाम से एक नई योजना भी शुरू की गई। मनोहर सरकार द्वारा विविधीकरण के तहत फसल विविधीकरण करने पर किसानों को 7,000 रुपए प्रति एकड़ सीधे उनके बैंक खातों में जमा करवाने की मंजूरी सरकार द्वारा दी गई। हरियाणा सिर्फ खेती के मामले में ही नहीं बल्कि कई मामलों में नंबर 1 या नंबर 2 पर है। हरियाणा दिवस के मौके पर खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी इसके बारे में जानकारी दी थी। जिस हरियाणा के बारे में ये कहा जाता रहा है कि हरियाणा शायद टिक पाएगा कि नहीं टिक पाएगा, हरियाणा अस्तित्व में रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा, जो 66 में शंकाएं पैदा की गई थी, उस हरियाणा के नवनिर्माण में सभी सरकारों ने कम ज्यादा योगदान किया है और आज हरियाणा अपने एक ऐसे स्थान पर पहुंचा है कि देश के अग्रणी राज्यों में हरियाणा का स्थान है। चाहे हमारी आर्थिक स्थिति हो, चाहे हमारे औद्योगिक क्षेत्र के अंदर हमारी प्रगति हो, चाहे हमने जो समाज को व्यवस्थाएं दी हैं, सर्विसेज दी हैं, उनका एक ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये सारे पैरामीटर्स हों, उसमें आज हरियाणा कहीं आगे है। न केवल देश में हमारी चर्चा है बल्कि विदेशों में भी बहुत विषयों में हमारी चर्चा है। हरियाणा को पिछले महीने सुशासन के मामले में पहला स्थान मिला।
और अब कृषि के मामले में एक और अवार्ड का मिलना पूरे हरियाणा के लिए, हरियाणा के निवासियों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, एक गौरव की बात है। मनोहर सरकार के नेतृत्व में जिस तरह प्रदेश नए मुकाम हासिल कर रहा है, इस तरह के अवार्ड मिलने से उन कामों पर, मनोहर सरकार के कामों पर मोहर भी लगती है। अब देखिए, हरियाणा में 5 और 6 नवंबर को होने वाली सीईटी परीक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस बार सरकार ने अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है, खास तौर पर महिला अभ्यर्थियों को। हरियाणा सरकार ने अभ्यर्थियों के लिए रोडवेज में फ्री सेवा दी है। और देखिए आप, महिला अभ्यर्थी अपने परिवार के एक सदस्य के साथ फ्री में बस के जरिए अपने सेंटर तक पहुंच सकती है। स्पेशल रिपोर्ट देखिए। कॉमन पात्रता परीक्षा को लेकर हरियाणा में तैयारियां पूरी हैं। हरियाणा सरकार ने परीक्षार्थियों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए पूरे इंतजाम करवाए हैं। सबसे बेहतर बात है कि इस बार परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने और लाने के लिए रोडवेज में परिवहन की सुविधा मुफ्त में उपलब्ध करवाई गई है। इस बीच महिला अभ्यर्थियों को बड़ी राहत हरियाणा सरकार की तरफ से दी गई है। परीक्षार्थियों को मुफ्त में परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। महिला परीक्षार्थियों के साथ एक पारिवारिक सदस्य को भी मुफ्त में यात्रा दी जाएगी, यानी परिवार के एक सदस्य को भी मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान की जाएगी। सभी उपायुक्त को निर्देश दे दिए गए हैं कि उन बसेस को रिक्विजिशन कराए, कायदा उनमें सरकार की तरफ से तेल भरवाएंगे, अगर सीएनजी डलती है सीएनजी डलवाएंगे। हाँ, जहां जरूरत होगी तो जा सकती है। मेरी समझ में तो किसी स्टेट ने ऐसा इनिशिएटिव नहीं लिया है, इसलिए हम जोर शोर से लगे हुए हैं और मेरा मानना है कि बहुत अच्छे से हम इसको कर पाएंगे। वहीं 17 जिलों में करीब 2000 केंद्रों पर यह परीक्षा होने जा रही है। इसके लिए रोडवेज विभाग ने भी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। यहां से 13,700 बसों का प्रबंध किया गया है। 3 और 4 नवंबर बुकिंग के लिए रखे गए हैं। झज्जर बस डिपो पर रोडवेज प्रधान ने बताया कि बुकिंग के लिए काउंटर खोल दिए गए हैं। झज्जर से 5 रूटों पर बस चलेगी। झज्जर से सोनीपत, झज्जर से रेवाड़ी, झज्जर से महेंद्रगढ़, नारनौल, गुरुग्राम और पानीपत, इन रूटों पर बस को लगाया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि 2 शिफ्टों में बसें चलेंगी। सुबह 4:30 से शाम 9 बजे तक बस सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने बताया कि लड़कियों के लिए उनके माता पिता उनके साथ जा सकते हैं। उनका किराया भी सरकार की तरफ से फ्री होगा। साथ ही लड़के के साथ कोई भी पेरेंट्स नहीं जा सकता, उनका किराया अलग से लगेगा। इसके अलावा ये भी बताया गया कि झज्जर में तकरीबन 20,000 लोगों की बुकिंग होने की उम्मीद है। हम लोगों ने झज्जर के उपायुक्त शक्ति सिंह से एक लेटर लिखकर अनुरोध किया है कि सरकारी बसें अगर कम पड़ती हैं तो प्राइवेट बसों की व्यवस्था कराई जाए। इस बारे में अधिकारियों की मीटिंग भी चल रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार के बच्चों को कोई भी परेशानी ना हो, इसका खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा। बच्चों के एग्जाम शुरू होने से 1.5 घंटा पहले ही उन्हें उनके स्थान पर पहुंचा दिया जाएगा। साथ ही पेपर खत्म होने के बाद तकरीबन 1.5 घंटा बच्चों के इंतजार करके ही रोडवेज की बसें वापस झज्जर के लिए रवाना होंगी। रास्ते में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसका भी ध्यान रखा जाएगा। रोडवेज के प्रधान ने बताया कि हमें उम्मीद है पूरे शहर में 20 से 25,000 लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि सभी लोगों को परीक्षा केंद्रों तक बिना किसी परेशानी पहुंचाया जा सके। साथ ही हरियाणा रोडवेज के जीएम ने आरटीओ को लेटर लिखकर और बसों की व्यवस्था की गुजारिश की है। उन्होंने बताया कि अगर जरूरत पड़ी तो प्राइवेट बस या स्कूलों की बसों की भी सहायता ली जा सकती है। रोडवेज अपनी बेहतर सुविधाओं के लिए जानी जाती है और आज भी उम्मीद करेंगे कि बच्चों के पेपर से पहले उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा सके। साथ ही पेपर दिलाने के बाद उन्हें वापस उनके घर तक छोड़ा भी जा सके और ये हरियाणा रोडवेज की अहम जिम्मेदारी होगी। उन्होंने उम्मीद की कि सभी कंडक्टर और ड्राइवर भाई इस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। उसके लिए हमने बनाया है सभी रूटों के 5 रूट है हमारे पास। झज्जर से सोनीपत, झज्जर से रेवाड़ी, झज्जर से महेंद्रगढ़ नारनौल और जी झज्जर से गुड़गांव, झज्जर से पानीपत। इनके 2 शिफ्टों में पेपर हैं। सुबह मॉर्निंग में पानीपत के लिए सुबह 4:30 बजे गाड़ी जाएगी और इवनिंग शिफ्ट की 9 बजे जाएगी, जो कि हम एंट्री टाइम से 2 घंटे पहले बच्चों को वहाँ पहुँचा दें। किसी का सेंटर सिटी से अगर 7, 8, 10 किलोमीटर तक है वो तो 1-1.5 घंटे में पहुँच जाएगा, ताकि बच्चों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े और टाइम टू टाइम बच्चे पहुंच जाएं। और उनको वापसी का वही टाइम दिया जाएगा जिस गाड़ी में जाएंगे
अगर भाई इस टाइम तक आपको 1 घंटे से 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा, यहाँ बस स्टैंड पे आके इकट्ठे हो जाओ और उन्हीं सीट नंबरों पर वापस आएंगे। व्यवस्था के लिए हमने अभी एडवांस बुकिंग कर रहे हैं। जैसे गुड़िया है, उसके पेरेंट्स का आधार कार्ड और आईडी उनका मैच करेगा और ट्रैवलिंग फ्री करेंगे। और लड़कों के साथ कोई पेरेंट्स नहीं जाएगा, अगर वो जाएंगे तो अपने किराए से जाएंगे। उनकी बुकिंग करेंगे सीटों की, XYZ वो नहीं आते तो दूसरे बच्चों को दे दी जाएगी। आज से शुरू होगी, आज और कल 2 दिन बुकिंग चलेगी और 4 शिफ्टों में पेपर है। बच्चों को किसी प्रकार का रोडवेज की तरफ से, हमारे स्टाफ की तरफ से किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अभी तो शुरुआत की, अभी तो 150-200 बच्चों के आए हैं जो कि सुबह से लगे हुए हैं। बच्चों को अभी पता चला है, भाई रिजर्वेशन कर रहे हैं। कितने तक आने की उम्मीद है? हमारे देखो सिटी से अभी तो नज़दीक से कई हज़ार आएंगे जी, 28-30 हज़ार तो मिनिमम है ही हैं। इससे ज़्यादा हो सकते हैं, कम नहीं होंगे। जिसे हमारे को, हमने अपने DTO साहब को भी, DC साहब को बोला है कि वो हो सकता है कि हमें लाल बसों की भी सहायता लेनी पड़े, ये DC साहब आदेश करेंगे। यहाँ पर 5 रूटों के लिए जैसे कैंडिडेट जाएंगे, पानीपत, सोनीपत, रेवाड़ी, गुड़गांव और नारनौल महेंद्रगढ़। सभी रूटों जितनी रोडवेज हैं पहले उनकी व्यवस्था की जाएगी। बाकी मीटिंगें चल रही हैं हाई लेवल पर। अब प्राइवेट बसें दी जाएंगी या स्कूलों से बसें दी जाएंगी। हम जितने भी कैंडिडेट आ रहे हैं उनकी सीट बुक करने के लिए रजिस्टर लगा दिए गए हैं। अपना नाम पता नोट कराएं और रजिस्टर में नोट करने के बाद में, ताकि पहली बसों में उनको बैठाया जा सके। बाकी जो भीड़ उस टाइम पर आएगी, जितनी बस अवेलेबल होंगी सभी दी जाएंगे। बसों की कमी RTO को लेटर भी लिख दिया है GM साहब ने कमी के लिए। अब भाई सभी प्राइवेट बसें दें और कमी पड़े तो स्कूलों से ही बसें देंगे। जैसा कि ऊपर से आदेश आए हैं, अगर भाई व्यवस्था को अव्यवस्था नहीं होने दी जाएगी और फ्री ट्रैवलिंग है, ये लेटर आ चुका है। व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जितना भी बस स्टैंड स्टाफ है पूरा मौजूद रहेगा। भीड़ भड़ाका में या हल्ला गुल्ला के लिए पुलिस की भी सहायता ली जाएगी। कोई ऐसा खुदा न खास्ता कोई बात ना हो, झगड़ा व फसाद ना हो और सभी यात्री समय पर पहुंचे, हमारी यही कोशिश है। CET की परीक्षा को लेकर हर स्तर पर तैयारियां पूर्ण हैं। नकल रहित परीक्षा के लिए भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। साथ ही इस बार परीक्षा को लेकर आयोग के साथ साथ खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लगातार बैठकों का दौर किया और किसी भी तरह की कोई दिक्कत न हो, इसके लिए दिशा निर्देश दिए। देखिए, पराली जलाने के मामलों में कमी लाने के लिए हरियाणा सरकार ने और प्रशासन ने बेहतरीन काम किया है। पिछले साल की तुलना में इस बार पराली जलाने के मामलों में 3 गुना तक की कमी आई है। किसानों को जागरूक करने में प्रशासन सफल होता हुआ नजर आ रहा है, तो किसान भी अब पराली को आय का साधन बना रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। प्रदूषण का स्तर दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। आलम यह है कि सर्दियों की दस्तक से पहले ही धुंध ने दस्तक दे दी है। प्रदूषण का स्तर खराब होने में एक बड़ा कारण हमेशा ही पराली जलाना रहा है। ऐसे में हरियाणा सरकार के प्रयास अब कारगर साबित हो रहे हैं। सरकार का किसानों को पराली न जलाने के लिए प्रोत्साहित करना और प्रशासन के द्वारा किसानों को जागरूक करने का नतीजा है कि इस बार 3 गुना तक पराली जलाने के मामले कम सामने आए हैं। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि किस तरह से अब पराली नहीं जलाई जा रही है और सरकार किसानों को अब पराली प्रबंधन पर सहायता राशि भी दे रही है। पराली का क्योंकि अभी पिछले दिनों में पिछले 2-3 वर्ष से एक बहुत बड़ा गंभीर विषय बना हुआ है। NGT ने भी बहुत बड़े संज्ञान लिए हैं और इसमें हमारे यहाँ चूंकि धान पर्याप्त मात्रा में होता है, तो उस धान के जो पराली के जलाने का एक बना हुआ है सिस्टम जो किसान जलाते रहे हैं। हमने बहुत जागरूकता पैदा की, हमने थोड़ा कठोरता भी बरती, दंडित भी किया, FIR भी कराई, जुर्माने भी लगाए हैं। फिर भी अभी एकदम मैं कहूं कि उसको शून्य हम ले पाए हैं, शून्य कर पाए हैं जलाने को, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हम पंजाब के साथ तुलना करते हैं तो पंजाब का हम 10% भी हम उसमें नहीं है, 10% के आसपास है। हमारे यहाँ पराली की जलाने की घटनाएं बहुत कम हो गई हैं।
जो 2561 थी पिछले वर्ष, वो इस वर्ष में 1925, लगभग 25% की कमी आई है। जबकि पंजाब में 1925 हमारी है, उनके यहाँ 13,873 है। तो इतना अंतर है। हालांकि पंजाब को भी इस प्रकार का एनजीटी ने डायरेक्शन दिए बार बार, और हम भी अपील करेंगे कि पॉल्यूशन जो किसी स्टेट एक में नहीं रहता, पराली तो एक ही प्रदेश में जलेगी, लेकिन उसके दुष्परिणाम जो होंगे वो पूरे इलाके में होते हैं। उसको कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई उसकी सीमा नहीं है। तो उस प्रदूषण का असर तो आखिर हरियाणा में पड़ेगा, चंडी में पड़ेगा, चंडीगढ़ में भी पड़ेगा, बढ़ते बढ़ते दिल्ली तक भी असर होता है, गुड़गांव में भी असर होता है। तो इस प्रदूषण को दूर करने के लिए हमने बहुत से प्रबंध किए हैं। किसानों को जो मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं कि वो उसकी बेल बना करके बिक्री के लिए, और बहुत उपयोग होने लग गया, कमर्शियल इसका यूज होने लग गया, खास करके बिजली पैदा करने में इसका उपयोग होने लग गया है। ब्रिकेट्स बनाते हैं, वो ब्रिकेट्स उद्योग में भी काम आएंगी। वो ब्रिकेट्स हमारे जो थर्मल पावर हाउस है उसके अंदर भी ब्रिकेट्स का, कोयले की जगह उसका उपयोग करेंगे। तो ऐसी चीजें हम शुरू कर रहे हैं। और किसान को प्रोत्साहन 1,000 रुपया प्रति एकड़ उसको प्रोत्साहन दिया जाता, अभी आप जलाएंगे नहीं, जो जलाएगा उसको नहीं मिलेगा, नहीं जलाएंगे तो उसको 1,000 रुपये प्रति एकड़, 2 टन 1 एकड़ में हो जाता है, यानी 500 रुपये टन उसको लाभ ये मिलता है। जो खरीदार हैं, खरीदते हैं, उनको भी कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो अप्लाई करने लगी उस राशि को 500 रुपया टन के हिसाब से उनको भी देते हैं, अर्थात 1,000 रुपया टन तो पहले ही देते हैं। और बाकी और पैसा जो किसान को जो उपभोग कर रहा है उससे भी मिलता है। खासतौर पर सिरसा की बात करें तो जिला प्रशासन की तरफ से सख्ताई और कृषि विभाग द्वारा चलाए गए जागरूकता अभियान का असर अब जिले के किसानों में देखने को मिल रहा है। सिरसा जिले में धान की कटाई जारी है। अब किसान फसलों के अवशेष नहीं जला रहे। किसान पराली प्रबंधन कर या तो गौशाला में इसे दान दे रहे हैं या गांठें बनाकर लाभ उठा रहे हैं। गांव सिकंदरपुर में डंपिंग स्टेशन भी बनाया गया है, जहां पर एक किसान दूसरे किसानों के खेतों की पराली को अपने खर्चों में एकत्रित कर रहा है, जिससे गौशाला में देने का काम करता है या फिर बेच देता है। अब किसानों का यही कहना है कि हमें पराली को आग नहीं लगानी चाहिए। वहीं किसानों ने कहा कि जिस तरह से क्षेत्र में धान की फसल की बिजाई होती है, उसको देखते हुए हरियाणा में भी एक प्लांट लगाया जाना चाहिए, जिससे व्यापारियों के साथ साथ किसानों को भी लाभ मिले। वहीं कुछ किसान अभी भी बाज नहीं आ रहे, जिन पर कार्रवाई करते हुए विभाग की ओर से 1,02,500 रुपए का जुर्माना किया गया है। तो वहीं 4 मामलों की शिकायत पुलिस को दी गई है। सिरसा उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि जिले में लगभग 22,05,000 हेक्टेयर में धान की बिजाई होती है और लगभग 1 लाख हेक्टेयर में धान की फसल की कटाई की जा चुकी है। इस दौरान बहुत कम मामले सामने आए हैं कि कहीं पर आगजनी की घटना हुई हो। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष से इस वर्ष किसान ज्यादा जागरूक हुए हैं। किसान अब पराली के अवशेष नहीं जला रहे। साथ ही उन्होंने बताया कि किसान धान की फसल के अवशेष न जलाकर पराली प्रबंधन कर सरकार व विभाग की योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने बताया कि एक ओर जहां किसानों को जागरूक करने के लिए कृषि विभाग द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, तो वहीं कृषि यंत्रों पर दिए गए अनुदान का भी असर देखने को मिल रहा है। पराली प्रबंधन का जो मामला है, सिरसा जिले में करीबन 2.25 लाख एकड़ में जो है पैडी उगाई जाती है। उसमें से करीबन 1 लाख एकड़ जो है उसमें हार्वेस्टिंग हो गई है। 1 लाख एकड़ में अगर बात करें तो 20 लाख क्विंटल जो है पराली अभी तक जनरेट हुई है। उसमें ज़्यादातर जो मामले हैं उसमें 11-12 लाख जो क्विंटल पराली है उसमें ex-situ मैनेजमेंट जो है उसमें प्रबंध किया गया है, और उसमें उसको छोड़ के करीबन 7-1 लाख क्विंटल जो पराली का है उसमें इन सीटू जो है कि खेत में ही हमने प्रबंध कराए। सबसे जो 3-4 मुख्य एस्पेक्ट है जहाँ पे ex-situ जो है प्रबंध किया गया पराली का, वो है एक हमारा सांगरिया जो है, वहाँ पे हमारा एक प्लांट है। वहाँ पर वो सांगरिया प्लांट जो है वो करीबन 1.25 लाख क्विंटल जो है पराली हमारे ज़िले से ले गए हैं। दूसरा गौशाला जो है करीबन 30,000 क्विंटल जो है गौशाला में हमारे सिरसा जिले में पराली वहाँ पहुँचाई गई है। 5.5 लाख क्विंटल जो है वो बेल जो है बनाकर गांव में ही, पंचायतों में ही जो खाली जगह है वहाँ पर स्टोर करी गई है। और ये रिपोर्ट भी आई कि 3 से 4 लाख क्विंटल जो है वो पराली जो है राजस्थान से जो लोग हैं वो चारे के रूप में यहाँ सिरसा जिले से टाइप करके ले गए हैं। इसमें जो है हमारी मुख्यतः कृषि विभाग के अधिकारी कर्मचारी
हमारे एसडीएम्स, रेवेन्यू विभाग, पंचायत विभाग के कर्मचारी जो है इस कार्य में लगे हुए हैं कि पराली प्रबंधन जो है वो ठीक से करा सकें। 50 जो केस है हमारे पास पराली जलने के लिए आए थे, जिसमें हरसैक का डेटा है। हरसैक के इसमें 41 जो है मामले हरसैक की रिपोर्ट थी। 9 जो हमारी टीमें थी उन्होंने खुद जाके मौके पे पकड़ा था कि पराली वहाँ चल रही थी। इसमें 50 में से 33 जगह जो है आगजनी पाई गई। 17 जगह जो है आगजनी जो है पराली जलाना जो आगजनी नहीं पाई गई। कुल मिला के इसमें 1,02,500 रुपये का फाइन जो है हमने लगा के कलेक्ट करा है। 4 जो मामले हैं जहाँ जो हमारे कलावली और नाथुश्री चोपटा में ब्लॉक में हमारे 4 जगह ऐसे हैं, 4 पंचायतों में हमने गाँव में पुलिस कंप्लेंट भी दर्ज कराई है पराली जलाने के लिए। इसमें हमारे अधिकारी जो है मुख्यतः 1 से 5 बजे तक ड्यूटीज़ जो है हमने फील्ड में लगाई हुई है और इसमें उनसे रेगुलर टाइम पर अटेंडेंस ली जा रही है। जहाँ तक मशीनों की बात है, गांव लेवल पर विशेष करके हमारे रेड और येलो जोन में जो गांव आते हैं वहाँ पर पराली प्रबंधन के लिए जो मशीन्स हैं उनका टाई अप किया गया है और इसके साथ ही साथ जो हमारे गौशाला हैं उनका भी टाई अप जो है इन गाँव के साथ कराया गया है। रेगुलर मॉनिटरिंग चल रही है कि ताकि ये इंश्योर कर सके कि जो मशीनें हैं वो गांव में उपलब्ध हो। चारा जो है वो गौशाला में जा रहा है और हमारा ये प्रयास है कि पहले से जो है मामले जो है पिछले साल के मुकाबले हमारे ज़िले में कम हो। इसके लिए हमारे जो एक कृषि विभाग के हमारे जो एक अधिकारी हैं उनको एक शो कॉज भी जारी किया गया है और नंबरदारों से कि जहाँ से रिपोर्ट नहीं आ रही है उनको जो है आगे जो है स्ट्रिक्ट हिदायत दी गई है कि आप लोग अपने गांव में विजिल रखें और ऐसे कोई मामले आते तो तुरंत जो है उस पर कार्रवाई करें। सरकार द्वारा 1,000 रुपए प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि भी किसानों को दी जाती है, जिससे किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि जहां पर भी आगजनी की घटना हुई उन किसानों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जुर्माना भी किया गया। लगभग 50 मामले पराली जलाने के सामने आए थे, जिनमें से 33 मामलों पर कार्रवाई की जा चुकी है और 1,02,500 रुपए का जुर्माना किया गया है। जी 2-3 साल हो रहे हैं, आग नहीं लगा रहे हैं, गट्ठा बनाकर दे रहे हैं इनको। ये आ रहे हैं भाई हमारे बनाकर ले जा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। हमारी फैक्ट्री वगैरह है वो लगानी चाहिए थोड़े थोड़े पिंड जगह पर। वैसे ही सरकार से हम डिमांड करते हैं जी। हाँ 1,000 रुपए एकड़ दे रहे हैं। आग तो नहीं लगानी चाहिए जी। नहीं आग नहीं लानी चाहिए जी। आग नाल तो एक तो जी वाला प्रदूषण बहुत नुकसान होता जी, एक ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਆਏ ਵਾਰੀ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਗੱਠਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਗੱਠਾਂ ਦਾ ਸੋਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਗੱਠਾ ਬਣਵਾਓ, ਅੱਗ ना लाओ। वहीं इस अवसर पर किसानों ने बताया कि हमें पराली नहीं जलानी चाहिए। वो पिछले काफी सालों से फसल के अवशेषों को नहीं जला रहे बल्कि उसकी गांठें बना रहे हैं। दूसरे किसानों के खेतों से फसलों के अवशेष की गांठें बनाकर अपने खर्चे पर उठाने वाले किसान गुरजीत ने बताया कि किसानों के खेत से फसलों के अवशेष को एकत्रित कर यहाँ पर डंपिंग स्टेशन बनाकर उसे इकट्ठा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अब किसान भी जागरूक हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान व पंजाब की तरह यहाँ पर भी प्लांट लगाया जाए तो व्यापारियों के साथ साथ किसानों को भी काफी लाभ होगा। हम जी फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, पराली की गांठ बना के और कलेक्ट कर रहे हैं। हम ये हमने डंप लगा रखा है, यहाँ पर इसको इकट्ठा कर रहे हैं जी। अच्छा दिखाई दे रहा है जी। इस गांव में हम कर रहे हैं तो आग का भी बचाव है, कोई नहीं लगा रहा है किसान आग। इसको हम पहले तो इसको एक बार इकट्ठा ही कर रहे हैं, तो उसके बाद जैसे भी कोई मार्केट का आएगा, कोई कंपनी वगैरह खरीद सकती है हमारे से या कोई व्यापारी खरीद सकता है। हम अपने खुद खर्चे से इसको इकट्ठा कर रहे हैं जी। सरकार को चाहिए जी, जैसे ये धान की बेल्ट है, यहाँ पर काफ़ी एरिया ये धान का है, यहाँ कोई प्लांट वगैरह हो जैसे पंजाब में लगे हुए हैं और इससे जो मशीन वाले को भी फ़ायदा हो, ज़मींदार को भी फ़ायदा होगा जी। हम सरकार से मांग करते हैं भी यहाँ कोई प्लांट वगैरह लगाया जाए और मशीनें भी यहाँ आएंगी, प्लांट होगा तो इसका पराली का समाधान अच्छी तरह हो जाएगा और मशीन वाले को भी लाभ होगा तो किसान को भी लाभ होगा जी। प्रदूषण को दूर करने के लिए हरियाणा सरकार ने व्यापक प्रबंध किए हैं। किसानों में जागरूकता पैदा करने के साथ ही पराली जलाने पर FIR जुर्माना लगाया जाता है। हरियाणा में पराली न जलाने व पराली के उचित प्रबंधन के लिए धान पर 100 रुपए प्रति क्विंटल या 1,000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि का प्रावधान भी है।
वर्ष 2022 में अब तक हरियाणा में पराली जलाने के महज 1925 घटनाएं सामने आईं। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि इन घटनाओं की तुलना पंजाब से की जाए तो पता चलता है कि ये घटनाएं काफी कम हैं। पंजाब में 30 अक्टूबर 2022 तक पराली जलाने की 13,873 घटनाएं सामने आई हैं। सरकार ने पराली खरीदने व उद्योगों तक पहुंचाने के लिए नया पोर्टल भी बनाया है। इस पर पराली खरीदने वाले ठेकेदारों व उद्योगों की जानकारी भी उपलब्ध होगी। जो किसान अपनी पराली बेचना चाहता है वो पोर्टल के माध्यम से सीधा संपर्क कर सकता है। प्रदेश सरकार ने पराली के लिए एमएसपी के लिए भी कमेटी बनाई है। खुद मुख्यमंत्री की तरफ से बताया गया कि लगभग 24 ऐसे और उद्योग हैं जिन्होंने अपनी ऊर्जा खपत के लिए पराली का उपयोग करने के लिए सहमति व्यक्त की है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की तरफ अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।